हाँ, तो हम अच संधि प्रकरण पढ़ रहे हैं। अच संधि प्रकरण में अभी तक हमने लघु सिद्धांत कौमुदी के 34वें सूत्र तक का अध्ययन कर लिया है। आज हम बात करेंगे कुछ वार्तिक सूत्रों के विषय में, जो गुण और पररूप संधि का एक तरह से अपवाद सूत्र है। जैसे पहला है अक्षादुहीना उपसंख्याना। देखो, जब हम इस सूत्र का विश्लेषण करेंगे, विखंडन करेंगे, तो हमें प्राप्त होगा अक्ष आत्मोहिनी अक्षादुहीना उपसंख्यानम अर्थात जब अक्ष शब्द से परे उहिनी शब्द विद्यमान हो, अक्ष शब्द से परे उहिनी शब्द विद्यमान हो, तब पूर्व प्लस पर दोनों वर्णों के स्थान पर एक वृद्धि आदेश हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब पूर्व में केवल अक्ष शब्द, इसकी दो शर्तें हैं। कितनी शर्तें हैं? दो शर्तें हैं। पहला है कि पूर्व में केवल अक्ष शब्द होना चाहिए, ठीक है, और कोई भी शब्द नहीं होना चाहिए। केवल अक्ष शब्द अकारांत, यानी कि इसके अंत में क्या है? अ है, इसके अलावा कोई शब्द नहीं होना चाहिए। और दूसरी शर्त है कि इसके बाद, अक्ष शब्द के बाद केवल ऊहिनी शब्द होना चाहिए। कौन सा शब्द होना चाहिए? ऊहिनी शब्द होना चाहिए। तो पहले अक्ष शब्द होना चाहिए, उसके बाद ऊहिनी शब्द होना चाहिए। केवल इसी पर यह सूत्र प्रभावी होगा। जब पूर्व में केवल अक्ष शब्द है और उसके बाद केवल ऊहिनी शब्द है, तब इस सूत्र से क्या होता है कि अक्ष और ऊहिनी, तो अक्ष के आकार और ऊहिनी के उकार दोनों के स्थान पर वृद्धि आदेश अर्थात औ हो जाता है। दोबारा सुन लें कि अक्ष शब्द के बाद केवल ऊहिनी शब्द हो। पहली शर्त है कि केवल अक्ष शब्द हो, उसके बाद केवल ऊहिनी शब्द हो, तब अक्ष के अंतिम आकार और ऊहिनी के उकार दोनों के स्थान पर वृद्धि हो जाती है, अर्थात वृद्धि एक आदेश हो जाता है। जैसे अक्ष ऊहिनी, इस स्थिति में यहाँ हमारे पास क्या है? आकार है, अक्ष का आकार है, इधर क्या है? ऊहिनी का ऊ है। तो आ और ऊ दोनों वर्णों के स्थान पर क्या हो जाएगा? औ वृद्धि एकादेश हो जाएगा। औ वृद्धि एकादेश हो जाएगा। अब देखो अक्षोहिणी। अक्षोहिणी क्या है? तो अक्षोहिणी प्राचीन समय में सेना का एक माप थी, सेना का एक मापक थी। इस अक्षोहिणी सेना में, सेना का एक प्रकार थी अक्षोहिणी। तो अक्षोहिणी नाम की इस सेना में 21,870 हाथी, 21,870 हाथी, 21,870 रथ, 21,870 रथ, 65,610 घुड़सवार, 65,610 घुड़सवार, और 1,09,350, 1,09,350 पदाती, यानी कि पैदल चलने वाले। कैसे चलने वाले? पैदल चलने वाले सैनिक होते थे। अक्षोहिणी जो सेना होती थी प्राचीन समय में, सेना का एक मापक थी, प्रकार थी अक्षोहिणी। अक्षोहिणी सेना से तात्पर्य था 21,000 हाथी
यानी 21,870 हाथी, 21,870 रथ, 65,610 घुड़सवार और 1,09,350 पैदल चलने वाले होते थे अक्षौहिणी नाम की सेना में। तो कुल 2,18,700, कुल 2,18,700 के लगभग सेना होती थी, जिसे अक्षौहिणी सेना के नाम से जाना जाता था। महाभारत काल में भी ऐसा सुना जाता है कि 18 अक्षौहिणी सेनाएं समाप्त हो चुकी थी। महाभारत काल में जब महाभारत का युद्ध हुआ तो 18 अक्षौहिणी सेनाएं समूल नष्ट हो गई थी। तो हमें तो केवल इतना ध्यान रखना है कि अक्ष शब्द के बाद जब ऊहिनी शब्द विद्यमान हो, अक्ष शब्द के बाद ऊहिनी शब्द विद्यमान हो, तब इस अकार और इस उकार के स्थान पर वृद्धि आदेश अर्थात औ हो जाता है। ठीक है। अगला सूत्र है प्राद ऊहोढो ढय सैस्येषु। प्राद ऊहोढो ढय सैस्येषु अर्थात जब हम इसका विखंडन करेंगे तब क्या निकल के आता है कि प्रात प्र, आद से तात्पर्य है प्र का अंतिम आकार, प्र में अंतिम क्या है आकार। इसके बाद ऊह, ऊढ़, ऊढ़ी, एस और एस, इसमें से जो शब्द निकलेंगे ऊह, विखंडन करने से कौन कौन से शब्द निकलते हैं ऊह। ठीक है। ऊढ़, ऊढ़, ऊढ़ी, एस और एस। ये 5 शब्द यहां से निकलते हैं इसका विखंडन करने पर। ठीक है। तो प्रात, प्रात से तात्पर्य है प्र उपसर्ग जिसके अंत में अकार हो, ऐसा प्र, और उसके बाद में ऊह, ऊढ़, ऊढ़ी, एस और एस शब्दों का अच विद्यमान हो। तो सभी में क्या है अच है। ऊह का ऊ अच है, ऊढ़ का ऊ अच है, ऊढ़ी का ऊ अच है, एस का ए अच है और एस का ए भी क्या है अच है। तो सूत्र कहता है कि प्र के अंतिम आकार से परे, प्र के अंतिम आकार से परे ऊह, ऊढ़, ऊढ़ी, एस और एस शब्दों का अच विद्यमान हो तो पूर्व और पर दोनों वर्णों के स्थान पर एक वृद्धि हो जाती है अर्थात वृद्धि आदेश हो जाता है। कहने का तात्पर्य है यहाँ भी 2 शर्तें हैं कि पूर्व में केवल प्र होना चाहिए, ऐसा प्र जिसके अंत में आकार हो। तो प्र का अंतिम आकार होना चाहिए, यानी पूर्व में केवल प्र हो, प्र में अंतिम आकार हो और उसके बाद ऊह, ऊढ़, ऊढ़ी, एस और एस, ये 5 शब्द किसके बाद हों प्र के आकार के बाद। ठीक है। तो शर्त क्या है कि पहला है पूर्व में केवल प्र हो और उसके बाद ऊह, ऊढ़, ऊढ़ी, एस और एस में से कोई भी शब्द हो, तब पूर्व और पर दोनों के
स्थान पर अर्थात इनके स्थान पर, पूर्व और पर दोनों के स्थान पर वृद्धि एकादेश हो जाता है। यह सूत्र गुण और पररूप दोनों का अपवाद सूत्र है। इसका अपवाद है, गुण और पररूप दोनों का अपवाद है। तो पूछा जा सकता है कि गुण और पररूप दोनों का अपवाद सूत्र कौन सा है? तो हमें लिखना है प्राग ऊहो ढो ढय सई शेषु सूत्र। इस सूत्र से क्या होता है कि जब प्र के पश्चात, प्र के आकार के पश्चात ऊह ऊढ़ ऊढ़ी एस और एस में से कोई भी है, तब प्र के आकार और उसके बाद आने वाले अच वर्ण के स्थान पर वृद्धि एक आदेश हो जाता है। जैसे प्र प्लस ऊह, इस स्थिति में तो आकार इधर विद्यमान है और उकार इधर विद्यमान है, दोनों के स्थान पर औ हो जाएगा। प्राद ऊहो ढो ढय सई शेषु सूत्र से आ प्लस ऊ को क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। ठीक है। अब इससे सिद्ध होने वाले 5 शब्द हैं, यही 5 शब्द ऊह ऊढ़ ऊढ़ी एस और एस। इनको जब प्र उपसर्ग में मिलाएंगे तो क्या होगा? प्रोह, प्र प्लस ऊह प्रोह, प्र प्लस ऊढ़ प्रौढ़, प्र प्लस ऊढ़ी प्रौढ़ी, प्र प्लस एस प्रेस और प्र प्लस एस से प्रेस। ये 5 शब्द इस सूत्र की सहायता से सिद्ध होंगे। प्रोह, प्रौढ़, प्रौढ़ी, प्रेस और प्रेस्य, इन सभी सूत्रों की यानी इन सभी शब्दों की जो सिद्धि है वो इस सूत्र की सहायता से होगी। ठीक है। प्रोह, प्रोह का अर्थ होता है उत्तम तर्क करने वाला, उत्तम तार्की। उत्तम तर्क करने वाले को क्या कहते हैं? प्रोह कहते हैं। प्रौढ़, प्रौढ़ से तात्पर्य होता है अधेड़ उम्र का कोई भी, अधेड़, अधेड़ जिसकी उम्र हो उसे क्या कहते हैं? प्रौढ़ कहते हैं। प्रौढ़ी, प्रौढ़ता को, प्रौढ़ता को क्या कहते हैं? प्रौढ़ी कहते हैं। प्रेरणा, प्रेरणा को प्रेस कहते हैं। प्रेष, प्रेस का तात्पर्य होता है प्रेरणा। और प्रेस्य, प्रेस्य का तात्पर्य होता है प्रेरणीय। प्रेस्य का तात्पर्य क्या होता है? प्रेरणीय। तो प्रोह का हिंदी अर्थ है उत्तम तर्क करने वाला, प्रौढ़ का हिंदी अर्थ है अधेड़, प्रौढ़ी का हिंदी अर्थ है प्रौढ़ता, प्रेस का हिंदी अर्थ है प्रेरणा और प्रेस का हिंदी अर्थ है प्रेरणीय। तो हमें ध्यान क्या रखना है कि जब अच्छोहिणी शब्द को सिद्ध किया जाएगा तब अक्षादोही नाम उपसंख्या नाम सूत्र प्रयुक्त होगा और प्रोह, प्रौढ़, प्रौढ़ी, प्रेस और प्रेस को सिद्ध करने पर प्राद ऊढ़ो ढय सई शेषु सूत्र प्रयुक्त होगा। हमें लिखना केवल कितना है? इतना ही लिखना है कि जब जैसे मानो हम सिद्ध करते हैं प्रोह, ठीक है, तो प्रोह शब्द को जब हम सिद्ध करेंगे, प्रोह, इसका हिंदी अर्थ लिख दिया जाएगा उत्तम तर्क करने वाला। हम लिखेंगे इधर प्र धन ऊह, यह असिद्ध रूप है। ये क्या है? असिद्ध रूप है। फिर हमें लिखना है प्र अ ऊह। यहां लिखेंगे कि यहां पूर्व में प्र उपसर्ग का अंतिम अकार विद्यमान है, या यहाँ पूर्व में प्र का अंतिम अकार विद्यमान है और उसके बाद ऊह शब्द विद्यमान है, उसके बाद ऊह शब्द विद्यमान है। तब हम लिखेंगे प्र ऊ और अ दोनों, यानी अ और ऊ के स्थान पर क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। ठीक है। तब हम लिखेंगे प्र अ प्लस ऊ के स्थान पर औ और हकार हम लिख देंगे यहाँ पर कि प्राद ऊढ़ो, प्राद ऊहो ढो ढय सई शेषु सूत्र से
अ प्लस ओ दोनों वर्णों के स्थान पर वृद्धि एकादेश होने पर, दोनों वर्णों के स्थान पर वृद्धि एकादेश होने पर जब हमें इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है तब हम इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, इकट्ठा लिखेंगे। और इकट्ठा लिखने के लिए सूत्र कौन सा लगाएंगे, एक जगह संयोग करने के लिए अज्जीनम परेण संयुज्यम सूत्र से, अज्जीनम परेण संयुज्यम सूत्र से वर्ण संयोग करने पर, और वर्ण संयोग होने के बाद हमें क्या करना है, विभक्ति कार्य करना है विसर्ग लगाकर। फिर हमें क्या लिखना है, क्र तद्धित समासाश्च सूत्र से, क्र तद्धित समासाश्च सूत्र से विभक्ति कार्य प्रातिपदिक संज्ञा, तो प्रो लिखेंगे कृतद्धित समासाश्च सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा तथा विभक्ति कार्य करने पर प्रोह शब्द सिद्ध होता है इति सिद्धम, प्रोह शब्द सिद्ध होता है इति सिद्धम। ठीक है, तो इस प्रकार से इन सभी की क्या की जाएगी, रूप सिद्धि की जाएगी। अक्षोहिणी शब्द की जब रूप सिद्धि करेंगे तो हमें क्या लिखना है कि यहाँ पूर्व में अक्ष शब्द के आकार के पश्चात ऊहिणी शब्द विद्यमान है। फिर हमें सूत्र लिखना है कि अच्छा तो ही नाम उपसंख्यानम सूत्र से अक्ष के आकार और ऊहिणी के ऊ के स्थान पर वृद्धि एकादेश हो जाता है। तत्पश्चात हमें क्या करना है, अज्जीनम परेण संयुज्यम सूत्र से वर्ण संयोग करने के पश्चात कर्तव्य समासा सूत्र से विभक्ति कार्य और प्रातिपदिक संज्ञा करने के पश्चात हमारा रूप सिद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार से हमें इन शब्दों की सिद्धियां करनी है। धन्यवाद।